हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम्राट अशोक महान के बारे में। तो आइए हम जानते हैं अशोक महान के बारे में। अशोक महान जो कि अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व बिंदुसार का पुत्र था। अशोक की माता का नाम धम्मा था और असीम सुंदरता के कारण उसका नाम शुभद्रांगी था। अशोक के सौतेले भाई का नाम सुसीम था। अशोक के सौतेले भाई का नाम सुसीम था। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर 269 में मगध के सिंहासन पर बैठा था। आइए हम कुछ क्वेश्चन के आधार पर उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अशोक राजा बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर रह चुका था? तो अशोक जो है गवर्नर बनने से पूर्व तक्षशिला तक्षशिला व अवंतिका का गवर्नर रह चुका था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 273 ईसा पूर्व, किंतु वास्तविक रूप से 269 ईसा पूर्व हुआ। नोट: अशोक का सबसे बड़ा भाई सुसीम था तथा छोटा भाई तिशे था तथा सगा भाई विगतशोक था। नेक्स्ट नेक्स्ट है उन दो प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक का पक्ष लिया था। तो अशोक का पक्ष लिया था वे हैं, एक तो है आपके खलाटक, दूसरे हैं राधागुप्त। नेक्स्ट है अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में क्रूर था, इसलिए उसे कौन सी उपाधि दी गई? तो वह उपाधि थी चंडाशोक उपाधि। नेक्स्ट देखते हैं उस चीनी यात्री का नाम बताइए जिसने अशोक के नरक ग्रह का उल्लेख किया। तो वह है आपके फैनसांग। आगे देखिए कलिंग युद्ध का कब वह किनके मध्य हुआ, यानी कलिंग युद्ध जो है वो किनके मध्य लड़ा गया, वह कब हुआ? तो इसमें देखिए 261 ईसा पूर्व अशोक और शिशुपाल, जिसे चंद्रराज भी कहा जाता है, दोनों के मध्य हुआ। इसमें अशोक की जीत हुई। आगे देखते हैं अशोक के उस गुरु का नाम बताइए जिसके कारण युद्ध का त्याग कर दिया। वह था उपगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में इनको पढ़ा था। नेक्स्ट है स्तंभ पर धर्मचक्र के साथ सिंहों का अलंकरण किया गया था। वह स्तंभ कहाँ था? सारनाथ स्तंभ, सारनाथ में। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रतिष्ठा महामाते का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था न्याय विभाग से। किससे था? न्याय विभाग से। नेक्स्ट आगे देखते हैं अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्रयुक्त भाषा थी पाली, जो कि ब्रह्मी लिपि में थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे देखते हैं अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के साधन स्रोत कौन कौन से हैं? तो साधन स्रोत है शिलालेख व स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख। एक क्वेश्चन अपना छूट गया जो कि है अशोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो वह थी आपके तोशाली। क्या थी? तोशाली। नेक्स्ट आगे देखते हैं अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म की घटना का उल्लेख है? तो बुद्ध के जन्म की घटना का उल्लेख रूमनदेही अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है धर्म महापात्र का कार्य क्या था? तो धर्म महापात्र का कार्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं, क्यों हैं? तो ये क्यों है? क्योंकि प्राकृत भाषा राज्य की भाषा थी, इसलिए। किस स्रोत से ज्ञात होता है कि अशोक ने श्रीनगर नामक नगर का निर्माण करवाया था? तो वह था आपका राजतरंगिणी। आगे देखिए कथा सरितगार का लेखक है सोमदेव। कौन है? सोमदेव। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। वह क्या है? वह क्या है? इंडिका। वह क्या है? इंडिका। कौन सा स्रोत हमें यह बताता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा है? तो वह स्रोत है इंडिका। आगे देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल का इतिहास है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है? मौर्य काल का इतिहास है। नेक्स्ट है महाकवि भास ने मौर्य काल में जिस पुस्तक की रचना की वह है वासवदत्ता। क्या है? वासवदत्ता। नेक्स्ट है अशोक के धम
अशोक के धर्म को सार्वभौमिक धर्म कहा जाता है। अशोक के धर्म को सार्वभौमिक धर्म कहा जाता है, जिसका कारण है कि वह धर्म में सभी धर्मों की विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि उस धर्म में क्या है, सभी धर्मों की विशेषताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित किन्हीं 2 विदेशी शासकों के नाम बताइए। तो आपके विदेशी शासक इसमें है अंतियोक व तुर्माय। अंतियोक व तुर्माय। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के उन शिलालेखों के नाम बताइए। अशोक के उन शिलालेखों के नाम जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो वह है मास्क लघु लेख, दूसरा है गुर्जरा लघुलेख, तीसरा है नेतुर अभिलेख और चौथा है उद्गोलम लघुलेख। आगे देखते हैं, राजस्थान के उस स्थान का नाम बताइए। राजस्थान के उस स्थान का नाम बताइए जहां अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ। तो वह है बेराट जयपुर, जो कि जयपुर में स्थित है। और यहाँ कौन सा अभिलेख था, भ्राब्रू अभिलेख, भ्राब्रू शिलालेख, सॉरी भ्राब्रू शिलालेख। नेक्स्ट है, अशोक की सबसे प्रमुख उपाधि कौन सी थी। सबसे प्रमुख उपाधि कौन सी थी। तो सबसे प्रमुख उपाधि थी इनकी देवनाम प्रिय व प्रियदर्शी। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। तो वह है आपके डॉक्टर डी आर भंडारकर। कौन थे, डॉक्टर डी आर भंडारकर। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो वह थी, और इनकी कौन कौन सी लिपियां थी वो भी हम सब नीचे देखते हैं। हाँ, तो इन लिपियों की इन अशोक के जो अभिलेख थे इनकी भाषा थी पाली भाषा, और लिपियां थी 4। लिपियां थी 4। तो एक तो थी आपके ये ब्राह्मी लिपि, और खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये 4 थी। इनमें सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि में जो है इनके अभिलेख लिखे गए थे। सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। अशोक के उन शिलालेखों के नाम बताइए। अशोक के उन शिलालेखों के नाम बताइए जो पाकिस्तान में स्थित और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो वह है आपके शहबाजगढ़ी, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। दूसरा है जो कि ये है आपका खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। और दूसरा है मानसेरा, मानसेरा जो कि हजारा पाकिस्तान में है। और ये जो आपकी खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि जो कि है दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है, अशोक के उस शिलालेख का नाम बताइए। अशोक के उस शिलालेख का नाम बताइए जो अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो अरमाइक लिपि में लिखा जाने वाला है तक्षशिला शिलालेख। कौन सा है, तक्षशिला शिलालेख। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अशोक के उस एकमात्र शिलालेख का नाम बताइए जिसमें द्विलिपिक है। तो वह कौन सा है, सूर ए कहना, जो कि कांधार लेख है, जो कि क्या है, कांधार। नेक्स्ट है, अशोक के उस स्तंभ लेख का नाम बताइए जिसमें 7 आदेश हैं। तो 7 आदेश किसमें है, सोपरा अभिलेख, सोपरा का स्तंभ लेख, सोपरा का स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित यात्राएं अपने किस गुरु के साथ की थी। तो इसमें उनके साथ यात्रा करने वाले गुरु का नाम बताना, जो कि है आपके उपगुप्त। नोट में लिखा है, सर्वप्रथम उसने शासन के 10 वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। सबसे पहले उन्होंने कहाँ की यात्रा की थी, बोध गया की यात्रा। नेक्स्ट है, अशोक के उस एकमात्र पुत्र का नाम बताइए जिसका अभिलेख में उल्लेख मिलता है। तो अभिलेख में उस पुत्र का नाम मिलता है जो कि है आपका तिवर। नेक्स्ट है, अशोक की रानी का नाम बताइए जिसका अभिलेखों में दान का उल्लेख मिलता है, यानी कि वह रानी जिसने दान किया था। तो दान का उल्लेख करने वाली जो रानी थी वो थी कौरवकी। क्या थी, कौरवकी। नोट में लिखा है, पटरानी तिष्य रक्षिता, पटरानी तिष्य रक्षिता, पटरानी तिष्य रक्षिता, पटरानी तिष्य रक्षिता ने अपने उत्तराधिकारी कुणाल की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पशुओं की आकृति अंकित है वो स्तंभ कौन सा है और क्या है उस स्तंभ में, आइए हम देखते हैं। ये स्तंभ है जो कि इसमें चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े शेर हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। उल्टा कमल है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। और जो पशु हैं, हर पशु के बीच में एक एक धर्म चक्र बना हुआ है, एक धर्म चक्र बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं, अशोक के स्तंभ 8 स्तंभ लेख जो कि 14 जगह से प्राप्त हुए। इनमें आपके है, पहला शिलालेख जो कि पशु बलि की निंदा का उल्लेख मिलता है। दूसरा है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। तीसरे शिलालेख में
धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, जिसमें अधिकारियों को हर 5 वर्ष से दौरे का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में धम्म की घोषणा का वर्णन मिलता है। पांचवा शिलालेख जिसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। सिक्स अभिलेख जो कि सिक्स शिलालेख जिसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा का वर्णन मिलता है। सातवां शिलालेख जिसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। आठवां शिलालेख, इसमें भी अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है नौवां शिलालेख जिसमें सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वां शिलालेख जिसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और प्रजा बराबर है, यानी राजा का हित पहले है या सर्वोपरि है, और उनके अधिकार व प्रजा के अधिकारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 11वां शिलालेख जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट अपना है 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रियों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन व हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। हृदय परिवर्तन जो कि अशोक का हृदय परिवर्तन, यानी पहले वह क्रूर शासक था, और जब कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध न करने का प्रण लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट अंतिम जो है अपना 14वां शिलालेख जो कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। आइए इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख था 13वां शिलालेख। कौन सा था? 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध व अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है। इसमें लिखा गया है, सर्वहित मेरा लोक कर्तव्य है, मैं कहीं भी रहूं, उद्यान में रहूं, चाहे शयन कक्ष में, चाहे स्नानागार में हो, मेरी प्रजा मुझसे फरियाद कर सकती है। यह बात किस शिलालेख में लिखी गई है? तो यह बात जो है 6वें शिलालेख में लिखी गई है। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान को योग्य धाय को सौंपकर मुक्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यह कार्य मैं रज्जु को सौंपकर मुक्त हो गया हूँ। इस कथन का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है चौथे शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन क्यों करता है या क्यों किया? तो वो देखते हैं अपन। बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने तथा बौद्ध धर्म को संगठित रूप में प्रदान करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया? पाटलिपुत्र में। कहाँ किया? पाटलिपुत्र में। किसने किया? अशोक ने किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे है अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों का उल्लेख कीजिए। तो अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप थे। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितने का करवाया? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इसमें सांची, सारनाथ, भारहूत के स्तूप अधिक प्रसिद्ध रहे। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसके सुख और कल्याण की कामना करता हूँ। उक्त कथन का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो यह उल्लेख उन्होंने सर्वप्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति अपने शासन के किस वर्ष में की? तो ये जो नियुक्ति है धर्म महामात्य की नियुक्ति उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही कर दी थी। नेक्स्ट है अशोक के उस पुत्री का नाम बताइए जिसे धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। ये काफी इंपोर्टेंट है। पुत्र जो कि था महेंद्र, जो कि अनुराधपुरा गया था, और पुत्री श्रीलंका के अनुराधपुरा, और पुत्री जो कि संघमित्रा थी। कौन सी थी पुत्री? पुत्री का नाम था संघमित्रा, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने सोम और उत्तरा नामक धर्म प्रचारकों को किस स्थान पर धर्म प्रसार के लिए भेजा? तो वह था आपका ब्रह्मा। नेक्स्ट है अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो वह 18 वर्ष की आयु में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। नेक्स्ट आगे है अशोक ने 18 वर्ष की आयु में जो है तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। नेक्स्ट इसके आगे देखिए, उन 2 मौर्य सम्राटों के नाम बताइए जिन्होंने गुहा दान किया था। तो गुहा दान करने वाले आपके पहले तो थे अशोक, जिन्होंने बर्बर की पहाड़ियों में गुहा दान की थी। नेक्स्ट है आपका दशरथ, नागार्जुन की गुहा दान की थी। यह गुहा दान उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? यह गुहा उनके
सॉरी, यह गुहा उनके धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक थी। उस मौर्य सम्राट का नाम बताइए जिसने अशोक की भांति धर्म विजय करने का प्रयास किया, तो वह था शालीशुक। कौन था? शालीशुक। नेक्स्ट है मौर्य काल में विभिन्न स्थान किन किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे, तो आइए देखते हैं। कश्मीर जो कि कलिंग के लिए प्रसिद्ध था, काठियावाड़ हीरो के लिए प्रसिद्ध था, ताम्रपाणी केरल मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट नेपाल ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, काशी सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य काल का सबसे प्रमुख राजपथ कौन सा था, तो सबसे प्रमुख राजपथ था तक्षशिला से पाटलिपुत्र जाने वाला राजपथ जो कि 1500 कोस लंबा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं मौर्य के किन देशों के साथ प्रमुख रूप से व्यापारिक संबंध थे, तो मौर्य के संबंध जो व्यापारिक संबंध थे वह मिस्र फ्रांस मिस्र फारस बैक्टीरिया आदि से संबंध थे। नेक्स्ट है मौर्य काल का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो सबसे प्रमुख उद्योग था सूती वस्त्र और धातु कर्म उद्योग। नेक्स्ट है देखते हैं मौर्य काल में जल मार्ग व जलयान को किन नामों से जाना जाता था, तो जल मार्ग जो है जो कि शयान पक्ष के नाम से जाना जाता था और जलयान जो है परवण के नाम से जाना जाता था। आइए हम उनकी कुछ मुद्राओं के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं मौर्य काल की मुद्राओं के प्रकार बताइए। मौर्य काल की मुद्राओं के प्रकार है स्वर्ण और कासा करसापण मासक काकड़ी, चार प्रकार की थी। चार प्रकार थे। इनमें प्रथम दो मुद्राएं लेन देन में प्रयुक्त होती थी जिन्हें कोष परिवेश्य कहते थे। जिन्हें क्या कहते थे? कोष परिवेश्य कहते थे। अंतिम दो मुद्राएं जनसाधारण के लिए होती थी, इन्हें व्यापारिक मुद्राएं कहते थे। आइए आगे जानते हैं यूनानी विद्वानों के नाम। उस यूनानी विद्वान का नाम बताइए जिसने भारत में 7 जातियों का वर्णन किया था, तो इनमें है आपके मेगस्थनीज दार्शनिक, ब्राह्मण, किसान, आखेटक, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और परामर्शदाता। नेक्स्ट है मौर्य काल में तलाक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो तलाक के लिए प्रयोग मोक्ष का किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य काल में विधवा स्त्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो मौर्य काल में विधवा स्त्री को छंदवासिनी के नाम से प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में विवाह के लिए निर्धारित आयु क्या थी, तो मौर्य काल में विवाह के लिए निर्धारित आयु थी लड़के के लिए 16 वर्ष तथा लड़की के लिए 12 वर्ष जो है विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। देखिए मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का संरक्षक कौन था, तो इसमें इनका संरक्षक था राजा। नेक्स्ट है उन यूनानी विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने भारत में सती प्रथा का वर्णन किया था, तो सती प्रथा का वर्णन करने वाले दो थे। एक तो है सती प्रथा का तो ओनिसिक्रेटिस, दूसरा है स्वयंवर नियार्कस। अंतिम अपना है ये क्वेश्चन जिसमें है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट था भद्रथ। नोट है इसकी हत्या करके सेनापति पुष्य शुंग ने की थी। जो ये वरदरथ था इसकी हत्या सेनापति पुष्य शुंग ने की थी। अशोक धम का अर्थ क्या है? अशोक धम का अर्थ देखिए उपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सत्य सोचिए जय धम। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।